Hi everyone, welcome back to NEET iQuanta. This is the third lecture of solution chapter. Let's begin with that. हमने अब तक बहुत बेसिक चीज़ों को समझ लिया था रिगार्डिंग सोल्यूशन एंड हमने उसमें सीखा कि कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में सीखा. दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स जिसमें हमने हाफ ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स को समझ लिया है. Let's begin with the other concentration terms like we have molarity, molality, normality, which are very important one. This will also help you to achieve good marks for your class 11th as well as class 12 because ये दोनों का पार्ट बनता है. तो आपके नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक इन्फॉर्मेशन को जानना. ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर. दैट इज द थर्ड लेक्चर ऑफ सोल्यूशन. सो नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म वी हैव इज मोलारिटी. हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो है मोलारिटी. आई थिंक आप लोगों ने शायद पहले इसके बारे में सुना भी होगा मोलारिटी के बारे में, बट अगर नहीं भी सुना है जिसने वो दोबारा देख लो. सो मोलारिटी कैसे डिफाइन की जाती है? इट इज़ डिनोटेड बाय एम. सबसे पहले तो मोलारिटी को हम डिनोट करते हैं बाय एम. कैपिटल एम से इसको डिनोट किया जाता है, राइट. एंड बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. क्या होता है मोलारिटी? इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. यहाँ पे हमारा जो मोलारिटी है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट in 1 liter of solution. So molarity is basically number of moles of solute upon volume of solution in liter. ठीक है, राइट. ओके, यूनिट्स क्या है? मोल्स पर लीटर इसकी यूनिट है. तो इसमें हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को लीटर में है. अगर तुम्हारी वॉल्यूम इफ सोल्यूशन की वॉल्यूम ml में गिवन है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो इट विल बी रिटन एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इंटू 1000. उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट. ठीक है, वो फॉर्मूला दोबारा लिखवा रहा है. वेट ऑफ सोल्यूट गिवन वेट, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स का भी तो फॉर्मूला होता है ना. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट. ठीक है, ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है इंटू 1000. अब यही अगर वॉल्यूम इन ml, वही जो मैंने अभी लिखवाया आपको कि अगर वॉल्यूम ml में हो जाए तो हमारे को ऊपर क्या करना पड़ेगा? हमें ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विथ 1000 टू कन्वर्ट इनटू लीटर, राइट. और सिंपलीफाई हम भी कर सकते हैं, लाइक इंस्टेड ऑफ राइटिंग बिग वर्ड्स तो हम छोटे वर्ड्स में भी लिख सकते हैं. वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, 1000, वॉल्यूम इन ml. तो वेट ऑफ सोल्यूट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना. मतलब अगर मुझे वेट ऑफ सोल्यूट भी कैलकुलेट करना है तो मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ मोलारिटी को इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर वेट वॉल्यूम अपॉन 1000. सो बेसिकली इस फॉर्मूले से हम कई चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट मोलारिटी का फॉर्मूला ये दोबारा फॉर अगर हम बात करें, देयर इज अ लॉ कॉल्ड एज डाइल्यूशन लॉ. डाइल्यूशन लॉ कहता है कि जैसे उसी के लिए बात कर रहे हैं डाइल्यूशन प्रोसेस की, कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बीकर है, उसमें हमने एक अपना सोल्यूशन डाला हुआ है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है m और उसकी वॉल्यूम है m1, उसकी कॉन्सेंट्रेशन है और उसकी वॉल्यूम है v1. मान लो मैं उसको डाइल्यूट करती हूँ, तो वॉल्यूम चेंज होगी एंड डेफिनेटली मोलारिटी भी चेंज होगी. सो अकॉर्डिंग टू द डाइल्यूशन प्रोसेस वी हैव द फॉर्मूला m1v1 m2 इक्वल्स टू v2. बेसिकली ये कहता है दिस इज बिफोर डाइल्यूशन, this is before dilution and this is after dilution. This is before dilution and this is after dilution. So for neutralization reaction अगर हम बात करें तो m1v1 upon n1 equals to m2v2 upon n2. अगर कोई भी हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का हमें निकालना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके नंबर ऑफ मोल से उसको डिवाइड कर सकते हैं. फॉर मिक्स सोल्यूशन, अगर हमारे पास मिक्स सोल्यूशन है
तो मतलब हमारे पास एक से ज़्यादा सॉल्यूशन में ज़्यादा कंपोनेंट प्रेजेंट है तो भी हम उसकी क्या निकाल सकते हैं यूजिंग द नंबर ऑफ मोल्स फॉर्मूला m1v1 प्लस m2v2 अपॉन टोटल वॉल्यूम, राइट। वो तो क्या हो गया अगर हम एक दो ले रहे हैं, अगर हमारे पास एक से दो से ज़्यादा है तो हम इस केस में नंबर ऑफ मोल जितने भी मतलब जितना भी हमें उस सोल्यूशन में निकालना है उसका मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम को सॉल्व करके अपॉन में टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज व्हाट number of moles of each component upon volume of each component या फिर वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम, हम ये सिंपलीफाई करते हैं, हम लिख देते हैं टोटल वॉल्यूम। ओके चलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं और n इक्वल्स टू m इनटू v डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में लिखा हुआ है। हाँ अगर मिली मोल्स का पूछ रहे हैं तो वॉल्यूम हमें किस में लेनी पड़ेगी, ml में लेनी पड़ेगी, राइट। इफ दे आस्किंग फॉर मिली मोल्स तो मोलैरिटी इनटू हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml की बात करेंगे। राइट देन वी कैन कैलकुलेट आवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। आप देख सकते हैं इसे, यू मे नोट इट डाउन। ओके सो हमने क्या देखा था कि लाइक हम मोलैरिटी की बात कर रहे थे तो हमने नंबर ऑफ मिली मोल्स भी कैलकुलेट कर लिए थे। मिली मोल्स बेसिकली कब कैलकुलेट करने होंगे, जब बेसिकली हमारे पास वॉल्यूम इन ml की बनूंगी, राइट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। सो मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम एज वी कैन सी ऑल्सो, हम देख भी पा रहे हैं, हमने फॉर्मूले में भी उसको समझा था कि जो मोलैरिटी है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जितना ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा, जितनी ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज होगी उतनी मोलैरिटी हमारी क्या होगी, कम होगी, कॉन्सेंट्रेशन उतनी हमारी कम होगी। ये बहुत लॉजिक सी भी बात है ना कि अगर हम किसी सोल्यूशन को डाइल्यूट कर जा रहे हैं, मतलब अगर हम किसी की वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं मतलब हम उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, राइट। मतलब एक इन द सेंस एक केस मान सकते हैं कि वो डाइल्यूशन की तरफ जा रहा है। तो मान लो 5 लीटर सोल्यूशन था, उसमें हमारे पास 1 मोल आ रहा था, 1 पार्ट ऑफ इट में 1 मोल 4 मोल आ रहे थे। अब जैसे जैसे वो 10 लीटर हो गया तो एक पार्ट में हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ बेसिकली नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, राइट। तो मोलैरिटी उस केस में कम हो जाएगी। मोलैरिटी चेंजेस विद टेम्परेचर बिकॉज वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। हमने ये पहले ही जान लिया है कि जो मोलैरिटी है, नॉर्मैलिटी है, जितनी भी वॉल्यूम रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है वो सब वॉल्यूम से तो इफेक्ट होंगी एंड इट विल ऑल्सो बी इफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। Why? Because it's a temperature dependent term, so it will be affected by temperature as well. With rise in temperature, volume increases. जैसे जैसे temperature increase होगा, volume increase होगी, molarity हमारी क्या हो जाएगी, decrease हो जाएगी. So with rise in temperature, volume increase and molarity decreases, right? विथ फॉल इन टेम्परेचर वॉल्यूम डिक्रीजेस। तो इस केस में क्या होगा, अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर रही है तो मोलैरिटी इंक्रीजेस। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर वॉल्यूम मोलैरिटी डिक्रीज, वही जो मैंने आपको पहले बताया, ये वही दोबारा लिखा गया है, हमें बार बार चीज़ों को लिखने की जरूरत नहीं है। मेरे पास तो पीपीटी है, दिस इज द पीपीटी विच आई हैव प्रिपेयर्ड, मैंने तो ये पहले से ही कंटेंट बना ली है, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ को दोबारा लिखना है। ऑलरेडी वी हैव शॉर्टन दी लाइन्स एंड वहाँ पे हमने क्रिस्प नोट्स बनाए हैं, तो आप वैसे ही फॉलो करो, दोबारा एक चीज़ को बिल्कुल मत लिखना। नाउ वी हैव सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी ना वो मोलैरिटी को किस तरह फॉर्म में पूछेगा कि सेमी मोलर सोल्यूशन है। जैसे अगर हम बात करते हैं मोलैरिटी की तो हम बोलते हैं कि वी हैव अ 1 मोलर सोल्यूशन। यस, अगर मैं बात करूं वी हैव अ 1 मोलर सोल्यूशन, तो 1 मोलर सोल्यूशन का मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 मोल of solute present in 1 liter of solution। ठीक है, तो 1 मोलर सोल्यूशन का मतलब ये होता है। अब वो बोले कि डेसीमोलर सोल्यूशन है, इफ वी हैव अ डेसीमोलर सोल्यूशन, तो एक डेसीमोलर में 0.1 मोलर होता है, मतलब बेसिकली
it has 1/10 moles in 1 liter of solution, right? Can we write this form? ठीक है, 1 सेंटीमोलर में कितना हो जाएगा? 1/100 moles in 1 liter of solution हो जाएगा, right? वही मिली मोल्स क्या हो जाएगा? 1/1000 हो जाएगा, 1/1000 moles in 1 liter of solution. सेमी मोलर क्या हो जाएगा? 1/2 moles in 1 liter of solution, right? डेकामोलर क्या हो जाएगा? वैसे डेकामोलर ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, डेसी, सेमी, मिली और सेंटी में वो खेल लेते हैं, डेका बहुत कम पूछा जाता है. इट इज़ 10 मोलर. हाँ, अब इसमें क्या है? 10 मोलर है, मतलब इसमें 10 मोल्स आर प्रेजेंट इन 1 liter सोल्यूशन. 10 मोल्स इन 1 liter of solution, right? Will the molarity of solution at 50 degrees Celsius be same, less or more than the molarity at 25 degrees Celsius? बताओ क्या होगा? अब मोलारिटी क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट है ना. अगर 50 डिग्री पे जो मोलारिटी है, मान लो एट 50 डिग्री सेल्सियस मोलारिटी M1 है, और एट 25 डिग्री सेल्सियस मोलारिटी M2 है. क्या ये दोनों सेम होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी? बताओ, व्हाट डू यू थिंक? टेम्परेचर मान लो पहले ज़्यादा था या कम हो गया, चलो क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से पहले ज़्यादा टेम्परेचर गिवन है फिर कम टेम्परेचर हो गया, तो उस केस में मोलारिटी क्या हो जाएगी? देख लो, मोलारिटी एट 50 डिग्री ऑफ सोल्यूशन विल बी लेस देन एट 25 डिग्री सोल्यूशन बिकॉज मोलारिटी डिक्रीजेस विद टेम्परेचर, है ना. तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारी मोलारिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. क्यों? क्योंकि एज टेम्परेचर increases molarity decreases. अच्छा, इसका सॉलिड रीजन क्या हो सकता है? मतलब ये तो हमने स्टेटमेंट समझ ली, इसका एक्चुअल में मतलब है कि क्यों टेम्परेचर बढ़ाने से मोलारिटी हमारी जो हो रही है वो कम हो रही है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है. क्या रीज़न हो सकता है कि टेम्परेचर ऐसा क्या इफेक्ट डाल रहा है कि हमारी कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है? सोचो इस बारे में, थिंक अबाउट इट. तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रही होगी, राइट? अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है तो क्या नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे? नंबर ऑफ मोल्स तो अभी भी उतने ही होंगे ना. एज वॉल्यूम इंक्रीजेस नंबर ऑफ मोल्स रिमेन सेम ना. तो मान लो वॉल्यूम के टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम एक्सपैंड करने लगी, तो मान लो जैसे मैं ये दो सोल्यूशन बनाती हूँ, एक ये सोल्यूशन है और एक ये सोल्यूशन है. पहले इतनी वॉल्यूम थी, राइट? इसमें हमने पार्टिकल्स डाले, हमारे जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास. मान लो एक पार्ट में अभी 3 पार्टिकल आ रहे हैं, जस्ट एक एग्जाम्पशन मान के चल रहे हैं. हमने क्या करी? वॉल्यूम इंक्रीज कर दी. तो वॉल्यूम इंक्रीज करने से, एक्सपैंड करने से पार्टिकल भी दूर दूर हो जाएंगे, राइट? अब क्या हुआ? इतने से पार्ट में सिर्फ एक हमारा मोल आ रहा है, एक सॉलिड पार्टिकल आ रहा है. तो डेफिनेटली अगर हम पर ml की बात करें, या वैसे तो मोलारिटी पर लीटर की बात करते हैं, अगर मान लो मैंने पर लीटर बात की, ये लीटर सॉल्यूशन है, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं, तो पर लीटर में नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकल कम हो गए ना, हेंस मोलारिटी डिक्रीजेस. नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय 1 मोलर NaH सॉल्यूशन? 1 मोलर NaH सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा कि इट कंसिस्ट ऑफ 1 mole of NaOH in 1 liter of solution. It consists of 1 mole of NaOH in 1 liter of solution. वही 1 mole NaOH on this solution in water to make a liter of solution is called as 1 molar solution. और थोड़ा सा उन्होंने इंग्लिश यूज करी, घुमाया, वर्ड्स को बताया कि dissolution in water है, 40 ग्राम हमारा NaOH है, तो इन dissolution in water it make a liter solution that is called as 1 molar. बात तो वही होती है, राइट? चीज़ों को सिंप्लीफाई करना सीखो. इंग्लिश समझना ज़रूरी है, बट पहले हमें चीज़ों को सिंप्लीफाई करके समझना है.
What happened to the molarity of a solution if solution is heated? अभी सेम क्वेश्चन करा है, सेम मोलारिटी डिक्रीजेस टू राइज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम। चलो, क्योंकि मेरा पर्पस क्या है तुम्हें पढ़ाने का, कि जो भी हम कॉन्सेप्ट वीडियो में सीखते चले जा रहे हैं ना, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं, चाहे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, चाहे वो एक्सपेरिमेंटल हो, चाहे वो न्यूमेरिकल बेस्ड हो, वो सब तुम्हें समझ आता रहे। धीरे धीरे टाइम टू टाइम आप देख रहे होंगे कि वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं। क्यों? 5 मिनट पहले जो टॉपिक पढ़ा है उसको एक बार रिलेट तो कर ले, क्वेश्चन में समझ तो ले। ऐसे क्या होता है, बच्चों का लिंक बना रहता है कि वो टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, उससे क्या क्या पूछा जा सकता है या वो किस फॉर्म में पूछा जा सकता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट? चलो इजीली बता दो। ओहो, मैंने आंसर पहले ही बता दिया। बट यस, मोलारिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मोलारिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट। मोलारिटी, अगर मोलारिटी इंक्रीज होगी देन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, राइट? वॉल्यूम एंड टेम्परेचर विल डिक्रीज। Okay, so we'll start with the next our concentration term, that is normality. अब normality को समझने के लिए ना इसमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है, दैट इज लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। क्योंकि जैसे हमने मोलारिटी को डिफाइन किया था, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नॉर्मेलिटी में हम एक टर्म इन्वॉल्व करते हैं, दैट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। सो नॉर्मेलिटी बेसिकली इक्विवेलेंट वेट से डिफाइन की जाती है। What is equivalent weight? So equivalent weight of a substance in gram is that much weight, which combines or displace with 1 gram of hydrogen or 8 gram of oxygen or 35.5 gram of chlorine. So the weight of a substance that combines or displaces with 1 gram of hydrogen, 8 gram of oxygen or 35.5 gram of chlorine is called as equivalent weight. अगर हम इसको सिंपल भाषा में समझे तो इक्विवेलेंट वेट वो वेट होता है जो बेसिकली डिपेंड करता है कंपाउंड टू कंपाउंड में। फॉर एग्जांपल, जब हम मोल्स के बारे में समझते हैं तो हम बोलते हैं कि लाइक NH3 है, NH3 का जो भी मोलर मास NH3 में है N2H4 में आएगा, वो दोनों में सेम रहेगा। बट जब हम इक्विवेलेंस की बात करते हैं, इक्विवेलेंट वेट की बात करते हैं, वो फैक्टर डिपेंड करता है कि वो किसके साथ कंबाइन कर रहा है या किसके साथ डिस्प्लेस हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल से बताती हूँ। अब NH3 है, ये एक NH3 है और एक N2H4 है। इसमें नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट वेट दूसरा होगा, डिफरेंट, मतलब इसका इक्विवेलेंट वेट नाइट्रोजन का X होगा, तो इसमें इक्विवेलेंट वेट हमारा Y होगा। इट वोंट बी सेम, दोनों में सेम नहीं होगा, जो कि ये अलग पॉइंट था जब हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को समझ रहे थे। तो द वेट ऑफ अ सब्सटेंस that combines or displaces with 1 gram of hydrogen, 8 gram of oxygen, 35.5 gram of chlorine is called as equivalent weight. वो हर कंपाउंड के साथ वेरी करने लगता है। तो equivalent weight of an element, जैसे अगर हम बात करते हैं equivalent weight of hydrogen is the weight of element upon weight of hydrogen into 1.008। और अगर हम इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझे तो equivalent weight जो होता है ना, that is molecular weight upon n factor, या उसको हम वैलेंसी के नाम से भी जानते हैं। या तो n फैक्टर लिखो या फिर वैलेंसी लिख लो। ये सब फॉर्मूले बहुत टफ है, हमें सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कि इक्विवेलेंट वेट हमारा किसके इक्वल है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर। अब मॉलिक्यूलर वेट तो हमें सबका पता होता है, हम हर एलिमेंट का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर सकते हैं ना। n फैक्टर चीज होती है जो हमें समझनी होती है, जो वेरी करती है विद डिफरेंट एटम, वो एसिड, बेसिस, सॉल्ट्स, आयन, एक पर्टिकुलर रिएक्शन में चेंज होना, उस सब में n फैक्टर की कैलकुलेशंस हमें सीखनी पड़ती है। सो n फैक्टर क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय एनी कंपाउंड इन अ रिएक्शन
पर कंपाउंड, पर एलिमेंट की बात करते हैं वहाँ पे। सो मैं एन फैक्टर के बारे में भी डिफाइन कर देती हूँ। एन फैक्टर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन पर एलिमेंट या पर मॉलिक्यूल, पर एलिमेंट इन अ कंपाउंड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। मतलब हम इन टर्म्स ऑफ केमिकल रिएक्शन भी बता सकते हैं और इन एनी कंपाउंड के बारे में भी बता सकते हैं। मतलब एन फैक्टर को इन टर्म्स ऑफ रिएक्शन भी हम समझाते हैं एंड एन फैक्टर को ही हम इन टर्म्स ऑफ कंपाउंड भी बात करते हैं। तो एक बार समझ लेते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड के बारे में। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड होता है फॉर्मूला वेट और मॉलिक्यूलर वेट अपॉन द बेसिसिटी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बेसिसिटी? बेसिसिटी क्या होती है? अब यहाँ पे हम एसिड बात कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं उसकी बेसिसिटी। दो तरीके से बेसिसिटी को समझा जाता है। एक तो हम बोल देते हैं कि बेसिसिटी इज बेसिकली नंबर ऑफ replaceable H plus ion in a compound is defining its basicity। या हम इसको और भी एक और लैंग्वेज में इसको समझते हैं कि नंबर ऑफ H plus ion given by acid to neutralize the OH minus ion in a mixture is defined as its basicity। कितने नंबर ऑफ H plus ion कोई एसिड रिलीज करेगा या देगा टू न्यूट्रलाइज द नंबर ऑफ OH minus ion प्रेजेंट। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं एक बार इसका, ठीक है। जैसे HCl है, HCl में नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H कितने हैं? एक। तो हमारी मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर, ये मॉलिक्यूलर मास अपॉन बेसिसिटी 36.5 उसका मॉलिक्यूलर मास है और नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H कितने थे? 1। तो इक्वलेंट वेट भी हमारा किसके इक्वल आ गया? 36.5 के इक्वल आ गया। अब H2SO4 में कितने नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस हैं? 2। तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में बेसिसिटी 98 अपॉन में 2। तुम बेसिसिटी ना लिखो, तुम इसको एन फैक्टर या वैलेंसी भी लिख सकते हो, वो एक कॉमन हो जाएगा। तुम्हें अलग से ऐसे सोचना नहीं पड़ेगा कि एसिड है तो बेसिसिटी निकालनी है, बेस है तो एसिडिटी निकालनी है, आयंस आएंगे तो उनके अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। सो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इट इज नन अदर देन द एन फैक्टर, नॉट दी ऑल दिस स्टफ, ठीक है। तो H2SO4 है, अब ये 49 हो गया। अब अगर हम बात करें इफ यू टॉक अबाउट H3PO4, तो ठीक है, यहाँ पे हमें समझ आ रहा है कि देयर आर 3 हाइड्रोजन एटम जो रिप्लेस होके हमें जो इक्विवेलेंट वेट देंगे दैट विल बी मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में 32.6 है। अब आगे देखते हैं, मान लो H3PO3 था। अब देखो उन्होंने एन फैक्टर की वैल्यू क्या दे रखी है, देखो एक बार। नाउ दे हैव कंसिडर एन फैक्टर एज 2। अब तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मैम H3PO3 है, दिखने में तो नंबर ऑफ 3 हाइड्रोजन है, तो फिर ये 2 कैसे इन फैक्टर की वैल्यू लिख रहा है? तो बेसिकली क्या होता है, इन दीज केसेस वी हैव टू सी दी स्ट्रक्चर। कुछ के स्ट्रक्चर से ही हमें एक्चुअल में नंबर ऑफ H प्लस आयन पता लगेंगे। अब H2SO4 तो क्लियरली था ही कि उसका स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, ये उसका स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास ये 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन थे। बट अगर हम बात करें H3PO4, H3PO3 या फिर H3PO2 एज वेल, इन सब में वी हैव टू बी श्योर अबाउट इट्स स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि जो हम बोल रहे हैं ना कि जो H प्लस आयन रिप्लेस हो रहा है किसी एसिड से, वो एसिडिक हाइड्रोजन है, दैट इज द एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होता है? जो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हो, जिसके निकलने के बाद जो हमारा अनायन फॉर्म हो वो एक स्टेबल अनायन हो, एक कॉन्जुगेट अनायन फॉर्म हो, वो स्टेबल हो। जैसे हम एसिडिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट आयन।
तो जब भी किसी एसिड से H+ रिलीज होगा वो हमेशा एसिडिक हाइड्रोजन होगा। एसिडिक हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होता है जो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हो, जिसके निकलने के बाद हमें एक स्टेबल अनायन मिले। अब अगर इसके स्ट्रक्चर बनाए तो वी हैव स्ट्रक्चर लाइक POH OH OH and P double bond OH OH and H, right? P double bond OH H and H। अगर तुम इन डायग्राम्स में देखो तो H3PO के रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कौन से थे? 3, हमने वो लिखा इन फैक्टर में। H3PO3 में these are the only replaceable हाइड्रोजन गाइस। इस केस में हमारे पास रिप्लेसेबल जो हाइड्रोजन थे वो सिर्फ ये 2 थे। H3PO2 में कितने आ जाएंगे? सिर्फ 1। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन कभी कभी पूछ भी लेता है एक्चुअली। अभी जैसे मैं अभी रीसेंट एग्जाम की बात करूँ तो अब आजकल तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है कि नीट का एग्जाम उसमें नीट के पेपर नीट लेवल रह गया है, जेई मेन का जेई मेन रह गया है। नाउ एवरीथिंग इज मिक्स्ड। नीट के पेपर में जेई मेंस के क्वेश्चन आ रहे हैं, एडवांस के क्वेश्चन आ रहे हैं, एडवांस और जेई मेन के पेपर इजी आ रहे हैं। उल्टा हो चुका है एक्चुअली। उन्होंने एनटीए वालों ने क्या किया, चेंज ही कर दिया सब कुछ। कभी कह रहे हैं कि जेई एडवांस है पर वो दे रहे हैं लेवल किसका, एनसीईआरटी लेवल। सो आपको ना इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है और आपको ये चीज़ देखनी है कि आप चीज़ों को, केमिस्ट्री को कोर में समझो, उसके कॉन्सेप्ट को समझो एंड देन अप्लाई द फॉर्मूलाज। इवेंचुअली एट द एंड व्हेन यू आर डूइंग योर पेपर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। तो आपको याद रखनी पड़ेगी, आपको समझना भी पड़ेगा एंड आपको याद भी रखना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखोगे। देख लो एक बार। अब जैसे H2C2O4 था हमारे पास, अब H2C2O4 क्या है? ऑक्सैलिक एसिड, राइट? ऑक्सैलिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे होता है? बच्चे ये भी पूछते हैं मैम स्ट्रक्चर कैसे याद रखें? बेटा प्रैक्टिस से ही स्ट्रक्चर्स को याद रखा जाता है। जितनी ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार तुम स्ट्रक्चर को बनाओगे, उतनी बार तुम्हें वो याद रहेगा। तो जितना तुम स्ट्रक्चर सीख रहे हो, जितने भी मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ, उन सबको तुम भी बनाओ, समझो और फिर करो। अब जैसे इसमें अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम है, राइट? वी हैव 2 हाइड्रोजन एटम। तो दिस इज आवर ऑक्सैलिक एसिड, तो इसका भी हम निकाल लेंगे ना, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड, राइट? इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस की अगर बात करें, इक्विवेलेंट वेट बेस वही, it is equals to the formula weight of the formula weight of the base and acidity of a base। now acidity of base क्या होती है? अब acidity को कैसे डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस, या फिर हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ OH माइनस आयन required to neutralize the H+ ion, that is defined as the acidity of a base। okay, number of replaceable hydroxyl group of a base is called as acidity। अब जैसे हर किसी एलिमेंट, हर किसी कंपाउंड का हम समझ लेते हैं। जैसे BaOH होल ट्वाइस है, तो अब इसमें नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन कितने हैं हमारे पास? 2 है, तो 171 उसका मॉलिक्यूलर मास हो गया, डिवाइड बाय 2। FeOH होल थ्राइस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ FeOH होल थ्राइस इज 107। the acidity of FeOH होल थ्राइस इज 3, number of replaceable ion is 3। then we have equivalent weight of salt, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड बच्चे ना इसमें थोड़े बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूजन आता है? क्योंकि उनको यही नहीं पता है कि सॉल्ट का नेचर क्या है। उनको अब तक यही नहीं पता है कि सॉल्ट में एक्चुअली कटायन और अनायन सेम होते हैं। नंबर चार्ज ऑन कटायन एंड अनायन इज सेम। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तो वो क्वेश्चन भी आप इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, एक बार ये सब लिखो। सो बेसिकली सॉल्ट में हम कैसे देखते हैं? नाउ सॉल्ट is a ionic compound, right?
एक आयनिक कंपाउंड है। अब आयनिक कंपाउंड किससे बना होता है? कटायन और अनायन से बना होता है, राइट। तो सॉल्ट में जो होता है ना, टोटल चार्ज ऑन कटायन is equals to या of cation total charge of anion, राइट। दोनों इक्वल होता है, ठीक है। तो अगेन अगर हमें इक्विवेलेंट वेट समझना है सॉल्ट के लिए, तो दैट इज द फॉर्मूला वेट ऑफ द सॉल्ट एंड द टोटल चार्ज ऑफ द कटायन और टोटल चार्ज ऑन द अनायन। वन ऑफ द थिंग वी हैव टू सी, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है पोटेशियम डाइक्रोमेट, दैट इज K2Cr2O7। अब K2Cr2O7 है, राइट। अब इसका अनायन और इसका कटायन क्या है? अगर हम इस कंपाउंड को ब्रेक करके लिखे तो इट इज 2K प्लस Cr2O7 2-। अगर ये कंपाउंड अगर सिर्फ एज अ कंपाउंड गिवन होता, मतलब सिर्फ पूछा गया है कि एन फैक्टर या फिर टोटल चार्ज ऑफ कटायन एंड आयन, तो हम सिंप्लीफाई करके लिख देते कि इसकी एन फैक्टर की वैल्यू है 2। बट अगर उसकी रिएक्शन के बारे में बात करें तो उसमें सिनेरियो थोड़ा चेंज हो जाता है। अब जो Cr2O7 है, अगर वो रिएक्शन शो करता है और वो कन्वर्ट करता है हमारा किसमें, Cr2O7 2- Cr+3 में कन्वर्ट करता है, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑल्सो determines the n factor value. It also determines the n factor value. कैसे? For one chromium atom, अगर हम एक क्रोमियम एटम की बात करें, हमारा जो ये था, दोबारा से इक्वेशन लिख देती हूँ, Cr2O7 2- प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिविंग Cr+3, बैलेंस करना पड़ेगा। अगर एक क्रोमियम एटम की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कितने थे? 3। बट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर की अगर हम बात करेंगे तो फॉर 2 क्रोमियम एटम क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ पे +6, यहाँ पे +3 चार्ज, कितने का चेंज आ रहा है? 3 का, फॉर 1 क्रोमियम एटम। अगर 2 की बात करेंगे तो 3 × 2, राइट। वही एन फैक्टर की वैल्यू मैंने बोली थी ना, इट इज पर एलिमेंट, एक एलिमेंट के बेसिस पे निकाला जाता है। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर 2 क्रोमियम एटम इट बिकम्स इक्वल्स टू 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड कितने हुए? 6। सो K2Cr2O7 में अगर हम बात करें, एन फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 6 हो जाएगी, राइट। अब वही उन्होंने इक्विवेलेंट वेट के फॉर्मूले में पुट किया। ऊपर हमारा फॉर्मूला वेट या बेसिकली हमारा जो मॉलिक्यूलर वेट था, एंड नीचे अपना चार्ज। सो टोटल वैल्यू हमारी इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7 कम्स आउट टू बी 49, ठीक है। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, पहले तो ये पता होना चाहिए कि रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट होते क्या है। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट जो दूसरे को रिड्यूस करे बाय गेटिंग इटसेल्फ ऑक्सीडाइज। रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रिडक्टेंट आर दोज विच एक्ट एज एन एजेंट बाय रिड्यूसिंग अदर एंटिटी एंड बाय गेटिंग इटसेल्फ ऑक्सीडाइज। वही होते हैं, राइट। एक बार लिख भी देते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स आर दोज विच reduces other by getting itself oxidized, right, by getting itself oxidized। तो अगर हमें किसी रिडक्टेंट का इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है तो दैट इज फॉर्मूला वेट, वही उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा अपॉन इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। क्योंकि खुद में ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, तो अगर खुद में ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो क्या शो करेगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। तो मोहर सॉल्ट हो गया, जैसे अब हमारे पास फेरस अमोनियम सल्फेट FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 6H2O। अब फॉर्मूला वेट इसका कितना है? 392। अब Fe+2 जब हमारा मोहर सॉल्ट क्या करेगा? ऑक्सीडेशन शो करेगा, तो वो किस में कन्वर्ट होगा? Fe+3 में बाय द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन।
तो मोहर सॉल्ट का जो हमारा n फैक्टर हो गया या इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द रिडक्टेंट वैल्यू जो हो गई हमारी वो 1 हो गई। तो मोहर सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा? 392 आ जाएगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लो Na2H2O3 प्लस I2 गिविंग Na2S4O3 है। अब H2 प्लस अगेन इसमें हमारा क्या है, दिस इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब जहाँ पे मोहर सॉल्ट भी हमारा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट था और यहाँ पे Na2H2O3 भी हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। बच्चे ये भी पूछते हैं मैम बाकी सब फैक्टर क्यों नहीं देखते? अरे वो सब चेंज नहीं हो रहे ना। यहाँ पे Na अभी भी प्लस में, अभी ये भी Na प्लस में ही है। यहाँ पे ऑक्सीजन अभी भी -2 स्टेट में है, यहाँ पे ऑक्सीजन अभी भी -2 स्टेट में है। हमें चेंज किसका देखना होता है? जो एटम में ऑक्सीडेशन चेंज हो रहा हो, जो इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस दिखा रहा हो। ऊपर वाले में भी तुम देख लो, SO4 2 माइनस ही रहेगा, NH4 पे चार्ज +1 ही रहेगा, H2 तो हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। तो जो चेंज दिखा रहा हो, जो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज दिखा रहा हो, वो ही फैक्टर हमारा काउंट होता है फॉर काउंटिंग द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट या इलेक्ट्रॉन गेन। तो अब यहाँ पे S2 प्लस कन्वर्टिंग इनटू S प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो अब भी कितनी वैल्यू हो गई? 1 वैल्यू हो गई। तो अब कितना इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा? 248/1। राइट, चलिए मूविंग ऑन। इलेक्ट्रॉन या इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ कंपाउंड इन अ डिसप्रोपोर्शिएशन रिएक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार समझ लेते हैं। जैसे P4 है, P4 undergoes disproportionation reaction in basic medium to give, अब उन्होंने कंडीशन भी मेंशन की है कि हमारे पास जो कंडीशन है वो है बेसिक मीडियम की, to give pH3 and H2PO4 2 minus। तो मतलब P4 is converting into pH3 plus H2PO H2PO2 माइनस। राइट, अब क्या करेंगे हम? एक एक मेजर करते हैं कि अगर हम P4 की बात करें तो यहाँ पे स्टेट क्या है? 0, यहाँ पे बात करें तो -3, और यहाँ पे देखें तो +2 प्लस एक्स -4 इक्वल्स टू -1, कितना हो जाएगा? -2 उधर के +2 x -4 उधर -1, तो कितना आ जाएगा हमारा? ये तो हो गया x -2 इक्वल्स टू -1, तो वैल्यू x की आ गई +1। हाँ, राइट, मैं +3 के दिमाग में सोच रही थी, मैंने ये वैल्यू कैसे आ रही है। राइट, ओके, सो यहाँ पे -3 में हो रहा है और यहाँ पे वैल्यू +1 हो रही है। तो P4 से अगर, अच्छा रिएक्शन को बैलेंस करना भी जरूरी है क्योंकि वहाँ P4 है तो हमें यहाँ पे भी फॉस्फोरस को बैलेंस करना है। तो वहाँ P4 था, 4H2PO2 में कन्वर्ट हुआ, ये जो स्टेट है। अगर हम इस स्टेट की बात करें, 0 से +1 जाना मतलब ऑक्सीडेशन, 0 से -3 जाना मतलब रिडक्शन। राइट, तो पहले ऑक्सीडेशन में बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यही अगर हम बात करें P4 कन्वर्टिंग इनटू pH3 तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कितने हुए? 12 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेंगे? अब दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों के इक्विवेलेंट वेट को अगर हमें निकालना होगा डिस्प्रोपोर्शिएशन रिएक्शन में, तो हम क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे। जो ये हमारा ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है और ये जो हमारा रिडक्शन वाला पार्ट है। राइट, दोनों को ऐड कर दिया। अब क्या वैल्यू आ जाएगी? देख लो, सिंप्लीफाई कर दिया तो 41.33 ग्राम उसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। चलो इसे नोट डाउन कर लो। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। चलिए अब नॉर्मैलिटी को थोड़ा सम अप करते हैं। लेट्स सम अप व्हाट इज देयर इन द नॉर्मैलिटी। सो नॉर्मैलिटी इज बेसिकली द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अब हमने ग्राम इक्विवेलेंट, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो सब तो सीख लिया है। अब बैक टू आवर नॉर्मैलिटी, थोड़ा नॉर्मैलिटी को पढ़ लेते हैं। एक बार दोबारा से बता देती हूँ कि जैसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंस, ये तुमने फर्स्ट चैप्टर में भी सीखा होगा, इट इज गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंस वेट होता है। ठीक है, दूसरा हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंस वेट।
इक्विवेलेंस वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट ऑन एन फैक्टर, ठीक है। ये दो फॉर्मूले बिल्कुल मत भूलना। अब नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। अ नॉर्मल सोल्यूशन कंटेन 1 ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सोल्यूट। सो नॉर्मेलिटी को डिफाइन किया जाता है n इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। देखा, अब सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म जितनी भी हमने सीखी है सब में न्यूमरेटर में वही चीज आ रही है जो कॉन्सेंट्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज आवर सोल्यूट। डिपेंड्स अपॉन, और उसके बाद डिनोमिनेटर में लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, राइट। एक बार देख लेते हैं। अच्छा, और भी चीजें हैं जैसे कि डेसीमोलर सॉल्यूशन, जैसे हमने वही जैसे मिलीमोलर सॉल्यूशन देखा था या मोलर सॉल्यूशन देखा था, वैसे डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन मतलब n/10 ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। एक डेसीमोलर सॉल्यूशन क्या होगा? n/10 ग्राम इक्विवेलेंट्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं चीजों को, तब ज्यादा अच्छा से रहेगा। नाउ वी हैव नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला जो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अगर वॉल्यूम ml में हो तो कर लोगे ना, वॉल्यूम ml में है तो ऊपर क्या कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि नॉर्मेलिटी मोलारिटी दे आर ऑलवेज कैलकुलेटेड व्हेन वॉल्यूम इज इन लीटर। अगर वॉल्यूम आपकी ml में है तो उसको ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करके हम लीटर में चेंज कर सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डाइल्यूशन लॉ, वैसी पहले अगर हम बात करें नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, बच्चे सोचते हैं कि मैम N1V1 को हम इक्वल कैसे पुट करते हैं बेटा, दैट इज कि इवन अगर हम बात करें बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन, दोनों चीजों में सिमिलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ना। पहले भी नंबर ऑफ मोल्स n थे, अभी भी नंबर ऑफ मोल्स n है, बट उससे रिलेटेड नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम चेंज हो जाती है, तो इसलिए हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। हम दोनों को N1V1 इक्वल्स टू N2V2 लिख सकते हैं, राइट, जैसे हमने मोलारिटी में भी देखा था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हमारी कैटेगरी, नेक्स्ट हमारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो मास डिपेंडेंट है। जैसे जितनी भी हमने अब तक देखी है वो हमारी वॉल्यूम रिलेटेड थी। मोल फ्रैक्शन के बारे में हमने सीखा था, दैट इज आर ऑल्सो मास रिलेटेड। मोलैलिटी is also a mass related concentration term which is temperature, बताओ जल्दी से, independent, right, it is temperature independent, okay। so molality कैसे डिफाइन की जाती है? अब molality it is denoted by m। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या आता है? बच्चे बोलते हैं मोलालिटी और मोलारिटी में क्या फर्क है? बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है, उसका सिंबल भी अलग है। मोलारिटी इज कैपिटल M, मोलालिटी इज स्मॉल m, ठीक है। अब इट इज मोलालिटी क्या होती है हमारी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। दिस इज द फैक्टर विच मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम मोलारिटी। यस, यही चीज है जो मोलारिटी से इसको डिफरेंशिएट करता है, ओके। तो मोलालिटी इज number of moles of solute upon weight of solvent, not solution, यहाँ पे है weight of solvent, ठीक है। अगर weight हमारा ग्राम में हो जाएगा तो we have to multiply above with 1000। तो मोलारिटी का एक बार फॉर्मूला भी देख लो जल्दी से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, या वेट भी बोल सकते हैं। यूनिट क्या होगी? मोल पर केजी। अच्छा, उसकी यूनिट क्या थी? मोल पर लीटर। मोलारिटी की यूनिट क्या थी? मोलारिटी की यूनिट थी हमारी मोल पर लीटर। नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या आई थी हमारी? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। और मोलालिटी की यूनिट क्या आती है हमारी? मोल्स पर केजी।
तो मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर बिकॉज द मास डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर. इट इज द मोस्ट कॉमन एंड हाँ, इसको अगर हम कंपेयर करें ना, अगर हम कंपेयर करें बाकी सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म से, तो मोलैलिटी एक अच्छी कॉन्सेंट्रेशन टर्म मानी जाती है. क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है. सो वी कैन यूज इट इन अदर प्लेसेस एज वेल. क्योंकि टेम्परेचर फैक्टर कुछ आएगा नहीं, तो हम इसको अलग अलग जगहों पे भी सेम तरीके से, सेम मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं. राइट. सो मोलैलिटी इज द मोस्ट कॉमन एंड कन्वीनियंट मेथड टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन. फॉर्मूला रिलेटेड टू मोलैलिटी. अब देखो कई सारे ना फॉर्मूला है, जैसे ये वाला तो फॉर्मूला हम पढ़ ही चुके हैं, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम. अगर हम इसको बेसिकली उन्होंने क्या किया, अब नंबर ऑफ मोल्स को ओपन करके लिखा कि वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट. राइट. ओके, चलो अब एक क्वेश्चन समझते. ओ नो नो, हाँ. Does molality change with temperature? No, because it's a temperature independent quantity. Why is 1 molar aqueous solution more constant than 1 molar solution? Very good question. This is a very good question. एक बार सब इसके बारे में सोचेंगे. I'm giving you 2 minutes. वीडियो को पॉज करो, सोचो उस बारे में, दोनों के फॉर्मूलाज देखो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा, तुम्हें एक्चुअल में आंसर मिल जाएगा. ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं. अगर हमारे पास बोला जा रहा है कि वाई इज 1 मोलर एक्वा सोल्यूशन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन 1 मोलर एक्वा सोल्यूशन. अब 1 मोलर मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन वॉल्यूम 1000 ml, है ना. चलो मैं इसको भी 1000 ml के फॉर्म में लिख रही हूँ. और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन 1000 ml. अब 1 मोलर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg, या फिर इसको भी हम ग्राम में कर देते हैं, थोड़ा और समझ आएगा. थाउजेंड ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. अब जो ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, इसका क्या मतलब है, इसमें सोल्यूट की भी वॉल्यूम है और इसमें हमारी सॉल्वेंट की भी वॉल्यूम है. राइट. कुछ अमाउंट में सॉल्यूट भी प्रेजेंट है, कुछ अमाउंट में सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है. ये प्योरली हमारा सॉल्वेंट है, मतलब इतने नंबर ऑफ मोल्स हैं 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में. राइट. नंबर ऑफ मोल्स इतने सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, कम वाले में, तो ये ज़्यादा नंबर हो गया ना. अब यहाँ पे जो वॉल्यूम आएगी, वॉल्यूम जो सॉल्वेंट की आएगी, सॉल्वेंट की वॉल्यूम डेफिनेटली 1000 से तो कम हो जाएगी ना. वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट विल बी लेसर देन 1000 ml. अब वो चाहे 990 आए, चाहे वो 950 आए, चाहे वो 900 आए, तो अभी मान लो ये 900 ml में इतना सॉल्यूट प्रेजेंट है और वो 1000 ग्राम में इतना सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई ना. डिनोमिनेटर छोटा होता ही ऊपर वाली वैल्यू बढ़ने लगती है, डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो ऊपर वाली वैल्यू कम हो जाएगी. जितनी सॉल्यूट कम होगा उतनी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, तो हमारी किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, मोलैरिटी की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है. I hope it's clear to everyone. Let's move to next. वही है, 1 molar aqua solution means 1 mole of solute in 100 ml of solution, whereas 1 molar aqua solution is 1 mole of solute in 1 gram. A solution of glucose in water is labeled as 10% weight by weight. What would be the molality? अब 10% weight by weight है, मतलब उसका कितना ग्राम है, 10 ग्राम है. अगर उसका 10 ग्राम है तो सॉल्वेंट का कितना ग्राम हो जाएगा, 90 ग्राम हो जाएगा. तो बस कर दो कैलकुलेट, इजी. मास ऑफ ग्लूकोज क्या आ जाएगा, मास ऑफ ग्लूकोज कितना आ जाएगा, 10 है ना, तो 10 ग्राम आ जाएगा. मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना होता है, 180 ग्राम. मोलालिटी पूछा है तो हमें मास ऑफ सॉल्वेंट भी निकालना पड़ेगा, तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया 90 ग्राम. बस सॉल्व करना है इसे. मोलालिटी 10/180 इंटू 90, अब ग्राम में है तो 1000, तो ये होगा 100 इंटू 80 इंटू 9. कर लो, देखो कितना आएगा सॉल्व करके.
0.6 मोल पर केजी या 0.6 मोलर। ओके, चलो अब ये वाला क्वेश्चन भी ट्राई कर लो, इजी है। मोलारिटी निकालना है। 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सोल्यूशन है, तो 5 डिवाइड बाई 40 इंटू 450 इंटू 1000। ठीक है, हो जाएगा। मैं वो वैल्यू कैंसिल आउट करती हूँ जो इजीली कैंसिल आउट हो जाए, जिससे हमारी वैल्यू छोटी बन जाए। अरे हाँ, 0.278 बोला। मूविंग ऑन, हो जाएगा ये क्वेश्चन भी। कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनॉल अगेंस्ट 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। ये हमारा क्या है, सॉल्वेंट, ये हमारा क्या है, सोल्यूट, राइट। चलो कैलकुलेट करो, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। मोलारिटी निकालना है, 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथेनोइक एसिड 60, तो 2.5 अपॉन 60 इंटू 75, ऊपर मल्टीप्लाई किया 1000, सॉल्व कर लेना, देखो वही आंसर आ जाएगा। सॉल्व करना है अब तुम्हें, मैथ्स जल्दी करोगे। अब जितनी अच्छी तुम्हारी मैथ्स उतना तुम्हारा आंसर स्ट्रॉन्ग। वही है, बिल्कुल सब कुछ सेम है। 2.5 60 इंटू 1000 अपॉन 75, 0.55 मोलर सोल्यूशन, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग कॉन्सेंट्रेशन। So we have some important points regarding concentration. एक बार उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं, जैसे कि रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, पूछा भी जाएगा, ठीक है। इट बीन आस्क्ड इन पेपर मैनी अ टाइम्स। तो जो रिलेशन आता है हमारा, आप देख सकते हो, ओके। राइट, आई होप इट्स क्लियर। एक बार देखिए, ये काफ़ी कुछ इन्होंने ऐसे करके लिखा है। हमारे पास एक और फॉर्मूला है, वो भी समझ लेते हैं। अब जैसे इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका है, मोलालिटी इज इक्वल्स टू 1000 इंटू एम अपॉन 1000 इंटू डी माइनस m इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। सिंप्लीफाइड करके लिख दिया मैंने, ठीक है। जहाँ पे डेंसिटी ऑफ अ सोल्यूट है हमारे पास, और एम भी क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। ये बेसिकली मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, दिस इज डेंसिटी ऑफ सोल्यूट। अब रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन समझ लेते हैं एक बार। ये रहा हमारा रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट है, चाहे आप डेरिवेशन को अभी ज़रूरत नहीं है, हमें अभी ये फॉर्मूले की ज़रूरत है। ये रिलेशन कैलकुलेट करना आना चाहिए। एक्स भी आई होप आपको पता है, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। चलिए